गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटियोलॉजी ऑफ अल्कोहलिज्म, जिसका अर्थ होता है कॉजेज़ ऑफ अल्कोहलिज्म। क्यों कोई व्यक्ति अल्कोहलिक बनता है और क्यों कोई व्यक्ति क्रॉनिक अल्कोहलिक बनकर अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। तो इसके पहले हम लोग जो वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, उसका क्लिनिकल पिक्चर, उसका फेजेस, और फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग एटियोलॉजी ऑफ अल्कोहलिज्म या कॉजेज़ ऑफ अल्कोहलिज्म पर विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ अल्कोहलिज्म को इस तरह से हम लोग समझ लें। अल्कोहलिज्म इज़ टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू कंट्रोल अल्कोहलिक ड्रिंकिंग। यानी अल्कोहलिज्म क्या है? ये एक तरह का इनर जो मोटिवेशन होता है या इनर एक प्रेशर होता है, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अल्कोहलिक ड्रिंक सेवन करने से या मादक पदार्थ सेवन करने से वो अपने आप को रोक नहीं सकता है, अयोग्य होता है रोकने में। इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू वर्क एंड सोशलाइज। इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू वर्क मतलब काम करने की क्षमता में उन लोगों की कमी हो जाती है। उन लोग सोशलाइज ढंग से नहीं कर पाते हैं, सोशलाइजेशन उनका ख़राब हो जाता है और वे लोग सोशलाइज करने के काबिल भी नहीं रहते हैं। टेंडेंसी टू ड्रिंक अलोन मतलब, और फिर अल्कोहलिक लोगों का क्या है कि नॉर्मल सबके साथ तो पीते ही हैं, साथ ही साथ वे लोग अकेले भी पीना शुरू करते हैं। एंड एंगेज इन वायलेंट बिहेवियर, और कभी कभी वे लोग वायलेंट बिहेवियर में भी, क्योंकि अगर उनकी मन की इच्छा के अनुसार का कार्य नहीं होता तो वे लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। नेगलेक्ट और फिज़िकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, और क्या उन लोग नेगलेक्ट करते हैं? अपना फिज़िकल अपीयरेंस, यानी कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, कैसे साफ़ सफाई रख रहे हैं, इन सब बातों का उनको कोई विशेष ध्यान नहीं होता है। वे अपने आप को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं, अपने फिज़िकल अपीयरेंस को। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, और खाने पीने में क्या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, किस तरह का, हर एज का अपना अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू का फूड होता है जिसमें लोग का प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसके लिए भी वे लोग बिल्कुल चिंतित नहीं होते। अल्कोहल रिलेटेड इलनेस, यानी कि जब अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारे फ़िज़िकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल तो है ही इम्पॉर्टेंट, पर हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं उसमें हेपेटाइटिस यानी लिवर और लिवर डिस्फंक्शन, यानी कि लिवर से रिलेटेड जो भी रोग है वो होता है, क्योंकि जब अधिक अल्कोहल का सेवन करने से लिवर जो है वो सबसे पहले प्रभावित होता है और उसमें डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। एंड मॉडरेट टू सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी। विड्रॉल सिम्टम क्या होता है? विड्रॉल सिम्टम वो होता है जबकि कोई व्यक्ति चाहे तो ये व्यसन छोड़ना चाहता है या फिर उसे ज़बरदस्ती छुड़वाया जाता है, और जब उन्हें अल्कोहल नहीं दिया जाता, वैसे स्थिति में विड्रॉल सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह का सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी होता है, एंजाइटी ट्रेमर्स होता है, इंसोम्निया होता है, एंड कन्फ्यूजन होता है। अपॉन डिटॉक्सिफिकेशन मतलब डिटॉक्स जब उनको किया जाता है, जब उनको रोका जाता है अल्कोहल लेने से, तो उनमें इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत हाथ पैर में कंपन और ट्रेमर और दर्द भी होता है। इंसोम्निया, सोने में कठिनाई होती है, स्लीप डिज़ॉर्डर्स हो जाता है, ईटिंग डिज़ॉर्डर्स हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, हमेशा कन्फ्यूज स्टेट में, डिलीरियम के स्टेट में रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो अल्कोहलिक ड्रिंक लेने से होता है, और यही अल्कोहलिज्म का अर्थ है। एटियोलॉजी ऑफ अल्कोहलिज्म, यानी अब हम ये देखें कि कारण क्या क्या है इसके पीछे। अल्कोहलिज्म क्या है ये तो हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। ये कंपल्सिव ड्रिंकिंग को भी कह सकते हैं हम, कि कंपल्सिव रूप में, यानी कि एकदम बाध्य होकर हम लोग, जब कोई व्यक्ति अगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेना शुरू कर देता है तो उसको भी हम अल्कोहलिज्म ही कहते हैं। तो अब ये तीन मेजर एटियोलॉजी कॉजेज़ हैं, जो कि फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है साइको सोशल फैक्टर, और तीसरा है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डील करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मद्यपान के रोगी होते हैं, उनका शरीर जो होता है, उनके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो सब उन्हीं के अनुकूल एडजस्ट हो जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जब व्यक्ति
में एक ये फिजियोलॉजिकल नीड उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उनके कोशिकाओं में, ब्लड सेल्स में इसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि जब वो मात्रा में कमी होने लगती है तो उन्हें फिजियोलॉजिकल नीड होने लगती है, और ये अपने आप को रोक नहीं पाते और उसी के तलाश में रहते हैं कि वो कैसे उनको अल्कोहलिक ड्रिंक मिले, ताकि उनका ये सब फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो ख़त्म, मतलब उसकी पूर्ति हो सके। तो जब तक उनको नहीं मिलता है तब तक उनको पसीना आता है, चक्कर आता है, उल्टियाँ आती हैं, मितली आती है, हैलुसिनेशंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को ये उनका फिजियोलॉजिकल नीड शो करता है कि जब ये सब होने लगता है तो वे लोग पीना शुरू कर देते हैं। प्लस और भी बातें हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स का, ये देखा गया है कि हेरिडिटी का क्या असर होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, जैसे बोहमैन और सिगवार्डसन ने कहा 1999 में उन्होंने एक अध्ययन किया है, और उन्होंने ये बतलाया कि जब माताएं मद्यपान करने वाली होती हैं तो उनके जो लड़कियां होती हैं उनमें भी मद्यपान की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है उसकी तुलना में, जो कि जिनकी माताएं अल्कोहल नहीं लेती, उनके बच्चे भी अल्कोहल नहीं लेते। तो ये देखा गया है कि 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी 4 गुना ज़्यादा वैसे माताएं की पुत्रियां होती हैं या पुत्र होते हैं जो कि ड्रिंक्स लेती हैं, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेती थी। उसी तरह से कैडरेट ने भी अपना एक स्टडी में उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बतलाया कि जो लोग मेल जो एडल्ट थे उनके पिता अगर अल्कोहलिक थे तो उनमें भी उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए और वो लोग भी लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह के बायोलॉजिकली भी हम लोग देखें तो हेरिडिटी का भी फैक्टर है, और उसमें जो जो अल्कोहल लेने से जो नीड उत्पन्न होता है उसके चलते भी जब जब तक वो लोग उसका सेवन नहीं करते तब इस और अंततः क्या होता है कि वो एक फैक्टर के रूप में आ जाता है, एक कारण बन जाता है मद्यपान करने का, और जब तक वो मद्यपान नहीं करते तब तक वो अपने आप को नॉर्मल महसूस नहीं करते हैं। तो ये था बायोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा है साइको सोशल फैक्टर। साइको सोशल फैक्टर को हम लोग 3 मेजर रूप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है पर्सनैलिटी फैक्टर, दूसरा है स्ट्रेस टेंशन रिडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट, और तीसरा है मैरिटल एंड अदर इंटीमेट रिलेशनशिप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी फैक्टर्स का। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि मद्यपान करने वाले होते हैं। जैसे जो समझ लीजिए कि किसी में बहुत ज़्यादा तीव्र हीनता का प्रभाव है, यानी कि इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है किसी भी चीज़ का, और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंट की क्षमता भी उनमें कम है। या फिर हम लोग ये देखेंगे कि उन लोग में जो कुछ किसी किसी लोगों में आक्रामकता बहुत ज़्यादा रहती है, किसी किसी में आवेगशीलता बहुत ज़्यादा होती है, उनके ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। तो इन सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले लोगों में अधिकतर क्या होता है कि वे लोग इसकी ओर झुकाव उनका हो जाता है, मद्यपान की ओर। और ये भी बात है कि वो लोग बहुत ज़्यादा सजेस्टेबल भी होते हैं। अगर समझ लीजिए कि जो लोग कोई समझाता है कोई बात कि आपको शराब पीने से आपका टेंशन दूर होगा, या आप शराब पियो, ये किसी भी तरह से अगर प्रेरित करते हैं, अगर वो बैड कंपनी में आ जाता है, गलत अगर संगति में आ जाता है, और वो कुछ लोग उनको सिखाते हैं कि इस तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन करने के लिए, तो उनका पर्सनैलिटी ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी ही सजेस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी किसी का भी सजेशन को मान लेते हैं, और वो उसी में फिर एक तरह से फिर उनकी हैबिट बन जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी होते हैं, जो लोग समाज विरोधी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो लोग समाज में जो नियम कानून है उसका उल्लंघन करने वाले होते हैं, वैसे लोगों में अधिकतर देखा गया है कि मद्यपान का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे लोग को भी मद्यपान का प्रभाव पड़ता है और वो लोग व्यसनी हो जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस टेंशन रिडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लोग सुनते हैं, किसी को कहते हुए सुनते हैं, किसी टीवी सीरियल में या पिक्चर में या अपने आसपास में सुनते हैं कि अगर कोई शराब पीता है तो स्ट्रेस में कमी आ जाती है, या उनका टेंशन रिडक्शन होता है, या फिर ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट का काम करता है। तो ये सब बातें जो हैं वो एक तरह से मान लेते हैं लोग, हाइपोथेसाइज़ कर लेते हैं इसको, कि जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसको वो रिड्यूस कर सकता है, उसको वो दूर कर सकता है यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है। लेकिन ये बात क्षणिक होती है। अगर कोई व्यक्ति
टेंशन में है और जब वो इसका व्यसनी हो जाता है और जब वो शराब पीता है तो कुछ समय के लिए उसकी चिंताएं तनाव कम हो ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से दूर नहीं हो पाती। लेकिन कुछ क्षणिक सुख के लिए वे लोग इसका सेवन करते हैं और फिर धीरे धीरे जाकर फिर यही उनका आदत बन जाता है। तो इस तरह से ये टेंशन रिडक्शन का एक कारण हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यसनी तब बनता है जब उनको वो ये अपना जस्टिफाई करते हैं कि हमें बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, इसलिए हम लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो ये भी एक कारण बन जाता है। फिर तीसरा है मैरिटल एंड अदर इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी कि अगर मैरिटल लाइफ अगर जैसा है जिसमें कि लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, या आम तौर पर हाई सोसाइटी में जो आए दिन लोग किसी का स्वागत चाय कॉफ़ी से नहीं करके अल्कोहलिक ड्रिंक से करते हैं, तो वैसे सोसाइटीज़ में अधिकतर देखा गया है कि वैसे लोग जो नहीं भी इसका सेवन करते हैं वो लोग भी लेना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके ये व्यसन का रूप ले लेता है। तो कुछ लोग इंटीमेट रिलेशनशिप में रहते हैं जो कि अगर कोई एक पार्टनर अगर अल्कोहलिक है तो दूसरा पार्टनर को भी अल्कोहलिक बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि उन लोग साथ साथ ही रहते हैं। तो ये सब बहुत सारी साइको सोशल फैक्टर्स है जहाँ हमारा मन और हमारा समाज दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली दोनों मिलकर एक कारक के रूप में रहता है और इस तरह से व्यक्ति अल्कोहलिक बन जाता है। अब आता है सोशियो कल्चरल फैक्टर, यानी कि हमारी संस्कृति और हमारा समाज कैसे एक तरह का कारक बन जाता है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है कि समाज और संस्कृति ये मद्यपान को करने में या फिर व्यसनी बनाने में काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिबल है। समाज की संस्कृति में जो तनाव होता है या सामान्य स्तर कितना है, और कुछ सामाजिक संस्कृतियां ऐसी होती हैं जिसमें तनाव अधिक उत्पन्न होता है। तो जैसे कि किसी मनोवैज्ञानिकों ने स्टडी किया है, उसमें ये पाया है कि जिस संस्कृति में या सामाजिक संस्कृतियों में असुरक्षा का स्तर अगर बहुत अधिक होता है, व्यक्ति अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे स्थिति में भी इन लोगों में ये अल्कोहलिज़्म काफ़ी मात्रा में देखा गया है। अगर रिसर्च को हम देखें तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे संस्कृति के लोग जहाँ पर असुरक्षा की भावना अधिक है, जहाँ डर है, जहाँ किसी न किसी अनहोनी की आशंका है, वैसे लोगों में ये अधिकतर देखा गया है। दूसरा है कि और लोग ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिसमें कि व्यक्ति जैसे एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें जिसे टाइम अप्रैल 22 को उन्होंने ये बताया था कि अलास्का में जैसे कि जो वहाँ के जो एस्किमो होते हैं, उन लोगों को मद्यपान का मुख्य समस्या क्या इसलिए बन गया था कि उन लोग के जीवन शैली जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। तो मैकार्ड ने और गुडमैन ने कहा कि ये अध्ययन से ये पता चला कि उनका जो शैक्षिक स्तर था तथा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर था, उसमें वो एक प्रबल रूप से इसका कारक बन गया मद्यपान करने का। तो ये बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज़ होते हैं जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा समाज होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, वो किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जहाँ पर मनोवृत्ति का जो प्रभाव पड़ता है, जैसे किसी समाज में, किसी संस्कृति में एक तरह का नकारात्मक मनोवृत्ति होती है, नेगेटिविज़्म बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर या फिर समझ लीजिए कि वहाँ का कल्चर बहुत अगर ऐसा कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए भी लोग इसका सेवन करते हैं। तो जैसे फ्रांस है, यूरोपियन कंट्री है, कनाडा है, तो यहाँ पर क्या है कि अर्जेंटीना है, ये सब जगहों में अधिकतर देखा गया है कि 20% लोग पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के 20% लोग ऐसे देशों में पाए जाते हैं जो कि अल्कोहलिक होते हैं। तो इस तरह से ऐसे कई रिसर्चेस हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अल्कोहलिज़्म को जन्म देता है। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ तो हमारे मन के अंदर के रीज़न होते हैं, कुछ हम बायोलॉजिकल होता है, कुछ हमारे शरीर का नीड होता है, और कुछ हमारे मेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर ये देखा जाता है कि अल्कोहलिज़्म व्यक्ति को घर कर लेता है और व्यक्ति हमेशा उसी में अपना ज़िंदगी उसी में बर्बाद कर देता है। और हालांकि इसका ट्रीटमेंट है और रिहैबिलिटेट करके हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज ये
एटियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से पूछेंगे। धन्यवाद।